चैप्टर 36 स्टोरेज रिंग। देवेंद्र दर्द से चीखा और अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। दर्द की वजह से उसे लगा कि वो जमीन पर लोटने लगा है। देवेंद्र का कटा हुआ हाथ विपिन से 2 मीटर दूर गिरा। जब उसने देवेंद्र का कटा हुआ हाथ देखा तो सार्थक की आंखें एक पल के लिए कांप उठीं, लेकिन वे बहुत जल्दी सामान्य हो गई, जैसे कभी कांपी ही न हो। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, देवेंद्र ने खून जैसी लाल आंखों से चिल्लाते हुए अपने कटे हुए हाथ से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। विपिन ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे देवेंद्र की ओर बढ़ा, जो खून जैसी लाल आंखों से उसे देख रहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम आज यही मर जाओगे, विपिन ने भावहीन स्वर में कहा। मर जाओ कमीने, देवेंद्र चिल्लाया और अचानक उसके हाथ से निकल रहे कांटे गोलियों की तरह विपिन की ओर चली। शैडो वॉक, विपिन ने बुदबुदाया और शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल करके कांटों से बच निकला। शैडो वॉक का इस्तेमाल करते हुए विपिन देवेंद्र के पीछे दिखाई दिया और एक तेज गति से उसका सिर काट दिया, इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता। सिर जमीन पर लुढ़का और सब कुछ खत्म हो गया। विपिन ने देवेंद्र की सिर कटी लाश को देखा और उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी उसे उतार दिया। देवेंद्र की स्टोरेज रिंग लेने के बाद विपिन पीयूष के शरीर की ओर चला गया और बैरियर क्रिस्टल उठा लिया। बैरियर क्रिस्टल उठाने के बाद विपिन ने विनय की ओर फेंकते हुए कहा, बैरियर को बंद करो। यह कहने के बाद विपिन चुपचाप वैन के अंदर चला गया। कोई बात नहीं, यह पहली बार था जब विपिन ने किसी इंसान को मारा था, इसलिए हालांकि वो खुद को दोषी महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। फिर भी उसे अजीब लग रहा था कि उसने 2 इंसानों को मार दिया। ठीक है, यह किसी दिन मेरे इस दुनिया में आने के बाद होना ही था, विपिन ने खुद से कहा, और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। 10 मिनट बाद अयान और दूसरे लोग भी विनय द्वारा बैरियर से मुक्त करने के बाद वैन में वापस आ गए। अयान और अन्य लोगों ने पहले ही अमित को मार दिया था जब विपिन ने उसे बैरियर के अंदर फेंका था। जब अयान और दूसरे हंटर्स ने विपिन को देखा, जो अपनी आंखें बंद करके पीछे झुका हुआ था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गए। विपिन द्वारा मारे जाने पर पीयूष द्वारा इस्तेमाल किए गए काले उपकरण का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि इसके लिए वैन के इंजन को रोकने के लिए माना की आवश्यकता होती है। समय बीतता रहा और जल्द ही रात हो गई। ड्राइवर ने रात बिताने और पहले जो कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा आराम करने के लिए वैन को एक अच्छे जगह में रोक दिया। इस पूरे समय के दौरान किसी ने कुछ भी बात नहीं की। विपिन अपने विचारों में व्यस्त था, जबकि अयान और दूसरे हंटर्स भी पहले की घटना के कारण काफी सदमे में थे। वे जानते थे कि अगर विपिन नहीं होता तो वे सभी बिना कुछ किए ही वहीं मर जाते। चलो यही रात बिताते हैं। विनय की बात सुनकर विपिन ने अपनी आंखें खोली। वह अयान और दूसरे लोगों के साथ वैन से बाहर आया और अपने कठोर शरीर को थोड़ा फैलाया। मैं हर्ष के साथ आसपास जाकर देखूंगा, अयान ने कहा और किसी दानव के लिए अपने आसपास देखने चला गया। विनय और ड्राइवर भी काम पर लग गए और अपने आउटडोर चूल्हा को सेट करने के बाद रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। अयान और हर्ष 20 मिनट बाद वापस लौटे और रात का खाना बनने से पहले अपने आसपास की निगरानी करते रहे। रात का खाना तैयार है, विनय ने चिल्लाया और विपिन और दूसरे लोगों को खाने के लिए बुलाया। तुम लोग खा सकते हो, मैं पहरा देता रहूंगा, विपिन ने दूसरे हंटर से कहा, क्योंकि वो कुछ भी खाने के मूड में नहीं था। अयान और दूसरे हंटर्स एक दूसरे को देखते रहे और कंधे उचकाकर खाना खाने चले गए। जब अयान और दूसरे लोग चले गए तो विपिन ने देवेंद्र से मिली स्टोरेज रिंग निकाली और स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ने के लिए अपने खून की एक बूंद डाली। रिंग को खुद से जोड़ने के बाद विपिन ने अंदर देखा कि उन डाकुओं को मारने के बाद उसे क्या मिला। जब विपिन ने रिंग के अंदर की चीजों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम वे पूरी तरह से बेकार तो नहीं थे। विपिन ने 10 डी रैंक कोर और 16 ई रैंक कोर देखने के बाद सोचा, कुछ अन्य चीजें भी थी, जैसे हीलिंग पोशन, माना पोशन और कुछ अन्य छोटी चीजें। मुझे इन सभी कोर के साथ अपने प्राइम कोर को E+ रैंक तक ले जाने में काफी होना चाहिए, विपिन ने कोर को देखकर सोचा। मिशन पूरा करने से पहले वो उम्मीद कर रहा था कि वो अपने प्राइम कोर के साथ E+ रैंक को आगे बढ़ाने के लिए काफी कोर इकट्ठा कर ले, और डाकुओं की वजह से उसका लक्ष्य बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मुझे हैरानी है कि जब मेरा मोनार्च कोर C रैंक पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, विपिन ने सोचा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति C रैंक पर पहुंचता है तो उसे एक जॉब क्लास मिलती है। विपिन को यकीन नहीं था कि जब उसका मोनार्च कोर C रैंक पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि दूसरे लोगों के पास केवल प्राइम कोर होता है
और उन्हें सी रैंक पर पहुंचने के बाद एक जॉब क्लास मिलती है। क्या मुझे जॉब क्लास मिलेगी जब मेरा मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा? विपिन ने अपने मोनार्च कोर के बारे में सोचते हुए कहा। लेकिन अगर मुझे जॉब क्लास मिल गई जब मेरा मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंच गया तो क्या होगा जब मेरा प्राइम कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा? विपिन के मन में अपने मोनार्च कोर के बारे में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि उसकी माना और उसकी स्किल में मिली हुई काली ऊर्जा और भी बहुत कुछ। लेकिन वो जानता था कि समय आने पर उसे आखिरकार अपने जवाब मिल जाएंगे। चलो इन चीजों के बारे में सोचना बंद करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो अभी महत्वपूर्ण है। विपिन ने बड़बड़ाया और उसका मूड, जो उन डाकुओं को मारने के बाद थोड़ा उदास था, आखिरकार अपनी उन्नति के लिए काफी कोर देखने के बाद सुधर गया। अगली बात हंटर एकेडमी की प्रैक्टिकल एग्जाम है। विपिन ने सोचा और आसमान में आधे चांद को देखा। चैप्टर 37 एकेडमी में वापसी। जैक ने वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आखिरकार ये खत्म हो गया। वैन की खिड़की से विपिन और दूसरे हंटर्स एस्ट्रेड शहर को देख सकते थे। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन मिशन था, अयान ने दानव और डाकू हमले को याद करते हुए कहा। अब कोई बात नहीं, हम सुरक्षित वापस आ गए हैं, जैक ने कहा और विपिन की ओर देखा जो खिड़की से बाहर देख रहा था। डाकू हमले के बाद उनकी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई और वे सभी सुरक्षित रूप से एस्ट्रेड शहर पहुंच गए। वापसी के रास्ते में उन्हें कुछ दानवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से ज्यादातर ई और एफ रैंक के थे और विपिन और दूसरे हंटर्स उन्हें आसानी से संभाल लेते थे। विपिन को कोई उच्च रैंक वाला कोर नहीं मिला, लेकिन वो निराश नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही अपने प्राइम को ई प्लस रैंक पर पहुंचाने के लिए काफी कोर था। 3 मिनट के बाद वैन आखिरकार एस्ट्रेड शहर के गेट में घुस गई और विपिन ने एक बार फिर से पहचाने शहर को देखा। शहर में आने के बाद ड्राइवर ने वैन को वहीं पार्क किया जहां ज्यादातर सामान ले जाने वाले वाहन खड़े थे। जब ड्राइवर ने वैन पार्क की तो विपिन दूसरे हंटर्स के साथ वैन से बाहर आया। विनय भी वैन से बाहर आया और उनकी ओर चल पड़ा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कभी भी यहां सुरक्षित वापस नहीं आ पाता, विनय ने विपिन और दूसरे हंटर्स के पास आकर उनसे कहा। विपिन और दूसरे हंटर्स अब शहर वापस आ गए थे और उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। वे सब जल्दी से सब कुछ खत्म करके अच्छी नींद लेना चाहते थे। विनय ये भी देख सकता था कि दानव से लगातार लड़ने के बाद वे सभी काफी थक गए थे, इसलिए उसने उन्हें रोका नहीं और उन्हें एक पत्र दिया। ये इस बात का सबूत था कि उन सभी ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विपिन और दूसरे लोगों ने पत्र लिया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। विपिन और हर्ष अपने मिशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए इस पत्र को मिशन हॉल में दिखा सकते हैं, जबकि अयान और जैक अपना पैसा प्राप्त करने के लिए इस पत्र को हंटर ग्रुप ऑफिस में दिखा सकते हैं। पत्र देने के बाद विनय जाने ही वाला था कि विपिन ने पूछा, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? जब विनय ने यह सुना तो उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। फिर उसने खांसा और विपिन को एक हल्का पीला क्रिस्टल और एक काला उपकरण देते हुए कहा, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। विपिन ने बिना किसी भाव से बैरियर क्रिस्टल और काला उपकरण ले लिया। हालांकि वो नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और उसने डाकुओं को मारने के बाद इसे विनय के हाथ में छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय उसका मूड ठीक नहीं था। लेकिन वो विनय को इन कीमती चीजों को रखने नहीं देगा। ये दोनों मुझे अच्छी रकम दिलाएंगे, विपिन ने सोचा और दोनों चीजों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। बैरियर क्रिस्टल और काला उपकरण रखने के बाद विपिन ने अयान और दूसरे हंटर से कहा, तुम लोगों के साथ काम करना खुशी की बात थी। विपिन खुश था कि उसके साथी कोई बेवकूफ नहीं थे जो मिशन के दौरान सबसे कमजोर साथी को मारने की कोशिश करते हैं। विपिन ने इस दुनिया में बिताए 2 सालों के दौरान कई बार सुना था कि कैसे कुछ हंटर्स ने मिशन के दौरान अपने सबसे कमजोर सदस्य को मार डाला ताकि उसका हिस्सा और दूसरी चीजें लूट सकें। इसलिए वो खुश था कि उसे ऐसे लोगों से नहीं मिलना पड़ा। हम भाग्यशाली थे कि तुम हमारे साथ इस मिशन पर थे। इतने समय तक तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, अयान ने कृतज्ञता भरी आवाज में कहा। जैक और हर्ष ने भी अयान की बात सुनकर सिर हिलाया, क्योंकि अगर विपिन न होता तो ये मिशन उनका आखिरी मिशन बन सकता था। इस बारे में चिंता मत करो, चलो भविष्य में फिर मिलते हैं, विपिन ने अयान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा और उनसे दूर जाने लगा। क्या मुझे सीधे एकेडमी जाना चाहिए? विपिन ने चलते हुए सोचा, चलो किसी होटल में चलते हैं और वहां एक कमरा किराए पर लेते हैं। मैं ठीक से आराम करने और रात का खाना खाने के बाद एकेडमी लौट जाऊंगा। विपिन ने टैक्सी ली और ड्राइवर से उसे ताज होटल ले जाने को कहा जो एकेडमी के बहुत पास था, और उसने सुना था कि वहां का खाना भी बहुत अच्छा है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और ताज होटल की ओर गाड़ी चलाने लगा।
विपिन ने अपनी आंखें बंद की और आखिरकार अपनी तनाव से भरी मांसपेशियों को आराम दिया। ये उसका पहला मिशन था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से ठीक से न सो पाने के कारण वो काफी थका हुआ था। विपिन इतना आराम में था कि वो टैक्सी में बैठे बैठे ही सो गया। उठो जवान, हम ताज होटल पहुंच गए हैं। बूढ़े ड्राइवर की चीख सुनकर विपिन जाग गया। विपिन ने बाहर देखा और ताज होटल देखा। माफ करना, मुझे नींद आ गई, विपिन ने ड्राइवर से कहा और टैक्सी से बाहर निकल गया। उसने टैक्सी का बिल चुकाया और ताज होटल की सुंदर और ऊंची इमारत को देखा। कुछ दिन पहले तक मैं यहां आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, विपिन ने सोचा और होटल में प्रवेश किया। विपिन रिसेप्शन की ओर गया और एक कमरा मांगा। ये 2000 क्रेडिट होगा। विपिन का मुंह खुला रह गया जब उसने होटल की कीमत सुनी, लेकिन फिर भी उसने कीमत चुका दिया। रिसेप्शनिस्ट ने विपिन को उसके कमरे की चाबी दी और उसे तीसरी मंजिल पर जाने को कहा जहां उसका कमरा था। विपिन अपने कमरे में गया, जो काफी आलीशान था, और कुछ भी करने से पहले उसने नहाने का फैसला किया। नहाने के बाद विपिन बिस्तर पर कूद गया और खंबे की तरह लेट गया। ये गद्दा काफी नरम है, मैं इसे अपने एकेडमी के कमरे के गद्दे से तुलना भी नहीं कर सकता, विपिन ने गद्दे पर लोटते हुए कहा। क्या मुझे अपनी शैडो स्पेस स्किल का उपयोग करके इस गद्दे को चुरा लेना चाहिए? विपिन ने एक लालची मुस्कान के साथ सोचा। 2 साल तक भिखारी की तरह रहने के बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। भले ही वो डाकुओं को मारने के बाद मिली चीजों को बेचकर सैकड़ों हजारों क्रेडिट प्राप्त कर सकता था, फिर भी वो अपनी सोच को कुछ ही दिनों में नहीं बदल सकता। इससे पहले कि वो तय करे कि क्या करना है, मिशन की थकान के कारण वो बिना एहसास के सो गया। जब विपिन फिर से उठा तो शाम के 7 बज चुके थे। विपिन सुबह करीब 10 बजे होटल पहुंचा था, इसलिए वो करीब 9 घंटे तक सोया। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं इतने लंबे समय तक सोया हूं, विपिन ने खड़े होने के बाद अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए कहा। विपिन ने अपना चेहरा धोया और कुछ खाने का ऑर्डर दिया। उसका खाना 10 मिनट में आ गया और विपिन ने खाने की कीमत के कारण होटल के मालिक को कोसते हुए खाना शुरू कर दिया। मैं एकेडमी में वापस जाने के बाद अपने प्राइम कोर को E+ रैंक पर ले जाऊंगा, विपिन ने मांस के टुकड़ा का एक निवाला खाते हुए कहा। खाना खाने के बाद विपिन अपने कमरे से बाहर आया और एकेडमी जाने के लिए होटल से निकल गया। एकेडमी ताज होटल के काफी करीब थी, इसलिए वो 10 मिनट पैदल चलने के बाद वहां पहुंच गया। जब विपिन एकेडमी के गेट में दाखिल हुआ तो कोई उससे टकरा गया। जब विपिन ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उससे टकराया था, तो उसने एक लंबा आदमी देखा जो एक गोब्लिन जैसा दिखता था और मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देख रहा था। फिर से ये कमीना, विपिन ने आह भरी जब उसने अजीत और उसके साथी को देखा। चैप्टर 38 चुनौती। क्या तुम अपने सामने देखते हुए नहीं चल सकते? विपिन ने चिढ़कर कहा, क्योंकि वो अपने प्राइम कोर को E+ रैंक पर आगे बढ़ाने के बारे में सोचकर अच्छे मूड में था, लेकिन इन मूर्खों से टकरा गया जो निश्चित रूप से उससे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। विपिन से टकराने वाला व्यक्ति अजय था, जो उसे ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। क्या तुमने कुछ कहा? अजय ने विपिन की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि उसकी ऊंचाई लगभग 210 सेंटीमीटर थी। विपिन ने यह देखकर आह भरी। मुझे उनके साथ सब कुछ सुलझा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इनसे अपना समय बर्बाद न करना पड़े। अरे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? अजय ने विपिन का कॉलर पकड़ते हुए एक बार फिर पूछा। अजीत ठंडी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। इस कमीने को पिछली बार वाणी ने बचाया था, लेकिन देखते हैं इस बार कौन उसे बचाता है, अजीत ने सोचा। एकेडमी के गेट पर होने के कारण वहां बहुत से छात्र नहीं थे। केवल कुछ छात्र ही सब कुछ देख रहे थे और उनका इस गड़बड़ी में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने पिछली बार आप लोगों को चेतावनी दी थी कि मेरे साथ फिर से गड़बड़ मत करना, विपिन ने अजीत की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि वह उनके गिरोह का नेता था। वर्तमान में अजीत के गिरोह के 4 सदस्यों में से केवल अजय और वो मौजूद थे। अन्य 2 जिनके नाम विपिन को याद नहीं थे, वहां नहीं थे। अजीत ने विपिन को एक ठंडी मुस्कान दिखाई और अजय को एक संकेत भेजा। जब अजय ने अजीत द्वारा भेजे गए संकेत को देखा तो वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। विपिन ने भी देखा कि अजीत ने अपनी आंख से अजय को एक इशारा किया। एक पुरानी फिल्म का विशिष्ट क्लिंच प्लॉट, जहां तीसरे दर्जे का खलनायक अपने अधीनस्थ को आदेश देने के लिए अपनी आंख का उपयोग करता है। अजीत दिए गए संकेत को देखने के बाद विपिन ने सोचा, चलो इसे खत्म करते हैं ताकि मैं अपने कोर को E+ रैंक पर आगे बढ़ा सकूं। विपिन ने सोचा, और इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, उसने अपने बाएं हाथ का उपयोग करके
अपने कॉलर को अजय के हाथ से छुड़ाया और अपनी आधी से अधिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने दाहिने हाथ से अजय को थप्पड़ मारा। चूंकि अजय को उम्मीद नहीं थी कि विपिन उस पर अचानक हमला करेगा, वो कुछ नहीं कर पाया। अपनी ताकत से विपिन ने आसानी से खुद को अजय से छुड़ा लिया। अपनी स्पीड और उच्च गति के कारण अजय के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन का दाहिना हाथ उसके गाल के पास पहुंच गया। चटाक, एक जोरदार आवाज आई और अजय का सिर एकेडमी के फर्श की ठंडी जमीन पर पटक दिया गया। विपिन के थप्पड़ के पीछे इतनी ताकत थी कि अजय का जबड़ा उखड़ गया, कुछ दांत टूट गए और उसके मुंह और सिर से खून बहने लगा। अचानक हुए हमले के कारण अजय की आंखें घूम गई और वो बेहोश हो गया। अजीत और दूसरे छात्र चौंक गए जब उन्होंने विपिन से थप्पड़ खाने के तुरंत बाद अजय की हालत देखी। वे सभी अपनी आंखें चौड़ी करके विपिन को देखने लगे और उसे भावहीन चेहरे से अजीत को देखते हुए देखा। जब अजीत ने विपिन की काली काली आंखें देखी तो उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। अगले शुक्रवार को मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गया तो अपनी बकवास से मुझे परेशान करना बंद करो, विपिन ने बिना किसी भाव के अजीत से कहा और एकेडमी के अंदर चलना शुरू कर दिया। अजीत को पीछे छोड़ते हुए जो अचंभित था और कुछ हैरान छात्र जो सब कुछ देखने के लिए भाग्यशाली थे। विपिन ने अजीत की प्रतिक्रिया सुनने का इंतजार नहीं किया क्योंकि वो 90% आश्वस्त था कि अजीत उसकी चुनौती स्वीकार करेगा। अगर अजीत ने उसकी चुनौती को नकार दिया तो वो अजय और अपने गैंग के दूसरे सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अजीत ने विपिन की पीठ को देखा जबकि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उसने अजय की हालत देखी और खुद को लार टपकाने से रोक नहीं पाया। वो कैसे एक डी रैंक हंटर को सिर्फ एक थप्पड़ से हरा सकता है? कुछ छात्र जिन्होंने सब कुछ देखा चौंक गए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। विपिन एकेडमी में सबसे कमजोर हंटर के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि विपिन को सिर्फ एक थप्पड़ से अजय को हराते हुए देखने वाले अधिकांश छात्र चौंक गए। मुझे परवाह नहीं है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अजीत उसकी चुनौती स्वीकार करेगा? कुछ छात्र अजीत को देखते हुए हैरान थे, जो अजय को जगाने की कोशिश कर रहा था। विपिन को अभी अभी दी गई चुनौती की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने ये सब इसलिए किया ताकि अजीत और उसकी गैंग भविष्य में उसे फिर से परेशान न करे। विपिन सबसे पहले अपने मिशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए मिशन हॉल में गया। विपिन मिशन हॉल के रिसेप्शन पर गया और वहां एक अलग रिसेप्शनिस्ट को देखा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रिसेप्शनिस्ट ने विपिन से पूछा जब वो उसके पास पहुंचा। मैं अपना मिशन जमा करने आया हूं, विपिन ने विनय द्वारा दिया गया पत्र रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने पत्र की जांच की और उसे कंप्यूटर में स्कैन किया। 1 मिनट के बाद जब उसे कुछ भी गलत नहीं मिला तो उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे अपना एकेडमी हंटर कार्ड दो, मैं इसमें 20 मिशन पॉइंट ट्रांसफर करूंगा। विपिन ने अपना हंटर कार्ड दिया और 1 मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका कार्ड वापस कर दिया। क्या आप एक और मिशन स्वीकार करना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विपिन को मिशन पॉइंट ट्रांसफर करने के बाद पूछा। अभी नहीं, विपिन ने विनम्रता से मना कर दिया और मिशन हॉल से निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। कल प्रोफेसर श्रीवास्तव की तलवारबाजी की क्लास है। हालांकि मुझे अब तलवारबाजी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तलवार के बिना भी खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। मुझे कम से कम उसे सूचित करना चाहिए कि मैं अब उनकी कक्षा में नहीं आऊंगा। विपिन ने अपने बिस्तर पर बैठने के बाद खुद से कहा, एकेडमी के छात्र केवल तभी कक्षाएं छोड़ सकते हैं जब वे किसी मिशन पर हों या डंजन पर रेड मार रहे हों। अगर वे किसी मिशन पर नहीं हैं या कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं तो वे एकेडमी में कक्षाएं नहीं छोड़ सकते। विपिन इस सप्ताह कक्षाएं छोड़ने में सक्षम था क्योंकि वह एक मिशन पर था और एकेडमी में शामिल होने के बाद से यह पहली बार है कि उसने कक्षाएं छोड़ी है। इससे पहले विपिन अपनी कम ताकत के कारण मिशन हॉल से मिशन स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले कभी कोई कक्षा नहीं छोड़ी। चलो E+ रैंक पर आगे बढ़ते हैं, विपिन ने कहा और डाकुओं को मारने के बाद मिले कोर को निकालते हुए पैर क्रॉस करके बैठ गया। चैप्टर 39 E+ लेवल रैंक। विपिन ने एक कोर निकाला और उसे शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा माना इस्तेमाल किया। जब विपिन ने कोर को शुद्ध करने के लिए अपने माना का इस्तेमाल किया तो उसकी कोर की ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गई और उसने उस ऊर्जा को सोख लिया। विपिन ने एक के बाद एक कोर को शुद्ध करना जारी रखा। चूंकि वो अपने माना का इस्तेमाल करके कोर को शुद्ध कर रहा था, वो कोर की 100% ऊर्जा को सोख नहीं पा रहा था। विपिन से सोखी गई प्रत्येक ऊर्जा कोर के साथ वो थोड़ा मजबूत महसूस करता था और उसका प्राइम कोर धीरे धीरे E+ रैंक की ओर बढ़ने लगा।
देवेंद्र की स्टोरेज रिंग से विपिन को लगभग 20 रैंक के कोर मिले थे। जब विपिन ने 16वें कोर को सोखन जारी किया तो अचानक उसका प्राइम कोर घूमने लगा और आसपास से माना उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके प्राइम कोर ने आसपास के माना को सोख लिया और विपिन को लगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। विपिन ने यह भी देखा कि आगे बढ़ते समय उसका प्राइम कोर उसके मोनार्च कोर की तुलना में कम माना सोख रहा था। विपिन को अभी भी याद है कि जब उसका मोनार्च कोर आगे बढ़ा तो उसके पास माना भंवर बन गया था, क्योंकि आगे बढ़ते समय उसके मोनार्च कोर ने कितना माना सोख लिया था। 1 मिनट के बाद उसका प्राइम कोर घूमना बंद हो गया और आसपास से मैना भी उसकी ओर आना बंद हो गया। अचानक विपिन ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक नई लहर फैल रही है और उसकी शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई है। विपिन ने अपने हाथ की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर की हवा उसकी विशुद्ध शक्ति के कारण कांप रही थी। जब विपिन ने यह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विपिन ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और उसे देखा। नेम विपिन, रैंक E+, मोना कोर रैंक D, स्ट्रेंथ E+, एजिलिटी E+, मना E+, स्टैमिना E+, इंटेलिजेंस E+, लक C, चार्म C+, स्किल शैडो वॉक, फास्ट शैडो बुलेट, फिजिक शैडो मोनार्क फिजिक, टाइटल जॉब नन। उसका प्राइम कोर E+ रैंक पर पहुंच गया, उसकी लक C हो गई और यहां तक कि उसका चार्म भी C+ रैंक तक बढ़ गया। अपनी स्थिति की जांच करने के बाद विपिन ने अपनी स्टेटस विंडो बंद कर दी और बचे कोर को हटा दिया, क्योंकि वे उसके प्राइम कोर को D रैंक पर आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं थे। अगर मेरे पास पर्याप्त कोर है तो मैं बिना किसी समस्या के अगली रैंक पर आगे बढ़ सकता हूं। मुझे दूसरे लोगों की तरह अपने कोर को स्थिर करने की जरूरत नहीं है, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसे अपने मोनार्च कोर का एक और लाभ याद आया। अगली रैंक पर पहुंचने के बाद लोगों को अपने कोर को स्थिर करना पड़ता है, इससे पहले कि वे फिर से कोर से ऊर्जा को सोख सकें। अगर वे अपने कोर को स्थिर किए बिना अधिक ऊर्जा को सोखन जारी रखते हैं तो उनका प्राइम कोर टूट सकता है। विपिन ने पहले कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि लोग अपनी रैंक को कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपनी शैडो फिजिक के कारण आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अब जब उसने कोर का उपयोग करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है तो विपिन को यह अजीब लगा कि कई हंटर्स काफी लंबे समय तक एक ही रैंक में अटके रहते हैं। क्या वे अधिक कोर का उपयोग नहीं कर सकते और अपनी रैंक को जितना चाहे उतना आगे नहीं बढ़ा सकते? जब विपिन ने इस मुद्दे के बारे में इंटरनेट पर देखा तो उसे पता चला कि हंटर्स को अगली रैंक पर पहुंचने के बाद अपने प्राइम कोर को स्थिर करना पड़ता है। कोर को स्थिर करने में कितना समय लगता है यह हंटर की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ लोग कुछ दिनों में अपने कोर को स्थिर कर लेते हैं, जबकि कुछ को महीनों लग जाते हैं। यहां तक कि कुछ हंटर ऐसे भी हैं जो एक निश्चित रैंक पर पहुंचने के बाद जीवन भर अपने कोर को स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें अगली रैंक पर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती। जब विपिन को यह सब पता चला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसका प्राइम कोर कभी अस्थिर नहीं हुआ, जबकि वो कुछ ही दिनों में F रैंक से E+ रैंक पर पहुंच गया था। दूसरे हंटर्स के उल्टा वो कुछ ही दिनों में 3 बार आगे बढ़ा और उसका प्राइम कोर अभी भी बहुत स्थिर है। विपिन उलझन में था कि उसे आगे बढ़ने के बाद अपने कोर को स्थिर करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। अंत में जब विपिन को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सोचा कि यह उसके मोनार्च कोर का एक और प्रभाव होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे अपने प्राइम कोर को स्थिर करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मेरे मोनार्च कोर की रैंक मेरे प्राइम कोर से ज्यादा है, विपिन ने सोचा। मैं और कोर इकट्ठा करूंगा और अपने प्राइम कोर को D रैंक पर आगे बढ़ाने के बाद मैं फिर से अपने मोनार्च कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर सकता हूं, विपिन ने जोर से कहा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जब मेरा मोनार्च कोर C रैंक पर पहुंचेगा तो क्या होगा। क्या मुझे अपने मोनार्च कोर से कोई क्लास मिलेगी? अगर मुझे अपने मोनार्च कोर से कोई क्लास मिलती है तो क्या होगा जब मेरा प्राइम कोर C रैंक पर पहुंचेगा? इन संभावनाओं के बारे में सोचते हुए विपिन उत्साहित हो गया और अभी पर्याप्त कोर इकट्ठा करना चाहता था और C रैंक पर पहुंचना चाहता था। मुझे देवेंद्र की स्टोरेज रिंग से मिली चीजों को बेचना है। मेरा बैंक अकाउंट लगभग खाली हो चुका है, विपिन ने अपने बैंक अकाउंट में बची राशि को याद करने के बाद कहा। विपिन के पास एक बैरियर क्रिस्टल, एक ब्लैक डिवाइस और कुछ अन्य चीजें हैं जो उसे देवेंद्र की स्टोरेज रिंग में मिली थी। उन चीजों के साथ साथ विपिन देवेंद्र से मिली स्टोरेज रिंग और अपने मिशन के दौरान इकट्ठा किए गए कुछ ई रैंक कोर को बेचने की योजना बना रहा था। विपिन ई रैंक कोर से ऊर्जा को सोखने नहीं जा रहा है, क्योंकि ई रैंक कोर से ऊर्जा को सोखने के बाद भी वह जानता था
कि उसका प्राइम कोर मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ये पहले से ही E+ रैंक है। इसलिए उन E रैंक कोर को सोख करके बर्बाद करने के बजाय उसने उन्हें बेचने और कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूं। विपिन ने ये सोचकर अपना सर खुजाया कि उसे कितनी सारी चीजें करनी है। चलिए देखते हैं कल क्लास में क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना है। उम्मीद है कि कल मुझे कुछ जानकारी मिल जाएगी। चैप्टर 40, ये आदमी कौन है? अगर मेरा चार्म इसी तरह बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मिस्टर वर्ल्ड बन जाऊंगा। विपिन ने अपनी गाल को रगड़ते हुए कहा। वो शीशे के सामने अपना शरीर लिए खड़ा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से दिख रहा था और उसके काले बाल थोड़े गीले थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि उसने अभी अभी स्नान किया है। अगर कोई लड़की उसे अभी देख ले तो वो निश्चित रूप से उसके शैतानी सुंदर रूप से मोहित हो जाएगी। मुझे पिछली बार क्लास में गए हुए काफी समय हो गया है, विपिन ने एक काली शर्ट पहने हुए कहा, जो उसके काले बालों और गहरी काली आंखों से मेल खा रही थी। विपिन अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर आया और बॉयज हॉस्टल से बाहर निकल गया। बॉयज हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद विपिन अपनी क्लास की ओर चला गया। अरे, क्या तुमने सुना कि कल रात क्या हुआ? चलते समय विपिन ने कुछ छात्रों को आपस में बात करते हुए सुना। क्या हुआ? दूसरे छात्र ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उस घटिया विपिन ने अगले शुक्रवार को अजीत को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। बेशक ये सच नहीं है। वो घटिया जो डंजन में घुसने से भी डरता है, अजीत को कैसे चुनौती दे सकता है? लेकिन मैंने सुना है कि कुछ छात्र इसके बारे में बात कर रहे थे, और जाहिर तौर पर कुछ समय पहले जब अजीत ने उससे लड़ाई करने की कोशिश की तो उसने अजीत और उसके साथी का अपमान भी किया। अरे, ये वीडियो देखो। अचानक छात्रों में से एक ने दूसरे छात्रों को एक वीडियो दिखाया जो हंटर एकेडमी के छात्रों के चैट ग्रुप में वायरल हो रहा था। अरे, ये लड़का कौन है? वो छात्र जो कुछ देर पहले विपिन की चुनौती के बारे में बात कर रहा था, उसने पूछा। उसने एक थप्पड़ से अजय को पूरी तरह हरा दिया। क्या ये लड़का विपिन जैसा नहीं दिखता? अजय को थप्पड़ मारने वाले लड़के का चेहरा देखने के बाद एक दूसरे छात्र ने कहा, मजाक मत करो। हालांकि वो उसके जैसा दिखता है, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता। वो उससे ज्यादा सुंदर दिखता है और स्पष्ट रूप से कम सी रैंक का हंटर है, अगर उससे ऊपर नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि वो कचरा सी रैंक तक पहुंच सके। क्या तुम लोग नहीं देख सकते कि उसने अजय पर तब हमला किया जब वो ध्यान नहीं दे रहा था? यह स्पष्ट है कि अगर अजय लापरवाह नहीं होता तो वो आसानी से उस हमले से बच जाता। ये कमीना कौन है जिसने वीडियो फैलाया? विपिन ने झुंझलाहट में सोचा, क्योंकि वो जानता था कि वो शांति से क्लास में उपस्थित नहीं हो पाएगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि कोई मुझे परेशान करने ना आए, विपिन ने सोचा जब वो अपनी कक्षा के पास पहुंचा। क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी, कुछ छात्र पहले से ही मौजूद थे। जब विपिन क्लास में दाखिल हुआ तो छात्रों ने उसे देखा और एक नए छात्र को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अधिकांश छात्र विपिन को पहचान नहीं पाए। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने वीडियो में अजय को थप्पड़ मारा था? वो हमारी क्लास में क्यों है? वो विपिन जैसा दिखता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? वो और भी मजबूत हो गया है। हर्ष, जो क्लास में मौजूद था, उसने विपिन को देखकर सोचा, वो एक बार फिर बदल गया है। वाणी, जो कक्षा में मौजूद थी, उसने विपिन को देखकर भौहें चढ़ाई। उसने उसे कुछ दिन पहले देखा था जब अजीत उससे झगड़ा कर रहा था, और जब उसने देखा कि वो पूरी तरह से कैसे बदल गया है तो वो हैरान थी। विपिन को पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, क्योंकि वह भी जानता था कि उसके मोनार्च कोर को पाने के बाद उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और क्लास के पीछे अपनी सीट की ओर चला गया, जहां वो आमतौर पर बैठता था। हे भगवान, वो आदमी वास्तव में विपिन है। वो उसी सीट पर बैठा है जहां वो आमतौर पर बैठता था। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या कुछ और? ये वाकई परेशान करने वाला है, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि सभी छात्र उसकी ओर देख रहे थे। अजीत और उसके साथी भी क्लास में मौजूद था और वे उसे घूर रहे थे, जैसे कि वे उसे चीर देना चाहते हों। विपिन ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और इंटरनेट ब्राउज करना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद प्रोफेसर आखिरकार क्लास में आए, और जब छात्रों ने उनकी ओर देखना बंद कर दिया तो विपिन ने राहत की सांस ली। ठीक है, बात करना बंद करो, प्रोफेसर प्रिया ने कक्षा में प्रवेश करने के बाद कहा। प्रिया लगभग 25 साल की लग रही थी। उसके लंबे काले बाल और हल्के हरे रंग की आंखें थी, और उसने घुटनों तक की स्कर्ट पहनी हुई थी। वो छात्रों को राक्षसों के सिद्धांत और राक्षसों का सामना करते समय जानने वाली अधिकांश चीजों के बारे में सिखाती है।
प्रिया ने कक्षा में चारों ओर देखा और जब उसने विपिन को देखा तो उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर रुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज मैं तुम्हें अलग अलग तरह के राक्षसों की कमजोरियों के बारे में बताऊंगी। राक्षसों का सामना करते समय उनकी कमजोरियों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम राक्षस की कमजोरी जानते हो तो उसे मारना आसान हो जाता है, प्रिया ने कहा और क्लास शुरू कर दी। उसने क्लास में मौजूद स्क्रीन को छुआ और स्क्रीन पर गहरे नीले रंग की आंखों वाले आइस वाइट बाघ की फोटो दिखाई दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक ठंडा बाघ है, जो बर्फीले वातावरण में पाया जाने वाला सबसे आम और साथ ही खतरनाक राक्षस है। अगर आप बर्फीले वातावरण में इसके खिलाफ लड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अगर आप इसकी कमजोरी जानते हैं तो आप इसे आसानी से हरा सकते हैं, प्रिया ने तस्वीर दिखाने के बाद कहा। कोई जानता है कि इस राक्षस से ठीक से कैसे निपटना है? प्रिया ने छात्रों की ओर देखते हुए पूछा। कुछ छात्रों ने अपने हाथ उठाए। विपिन भी उनमें से एक था, क्योंकि इन 2 वर्षों के दौरान वो अपनी कमजोर ताकत के कारण कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे सका। उसने मूल रूप से राक्षसों के बारे में अधिकांश सिद्धांत याद कर लिए थे। प्रिया ने कक्षा में चारों ओर देखा और एक छोटे बाल वाले लड़के की ओर इशारा किया। जब लड़के ने देखा कि प्रिया उसकी ओर इशारा कर रही है तो वो खड़ा हो गया और ठंडे बाघ की कमजोरियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुझे क्लास समाप्त होने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहिए, विपिन ने उबे हुए चेहरे से सोचा, क्योंकि वो पहले से ही प्रिया द्वारा सिखाई गई अधिकांश चीजों को जानता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। याद रखें कि आज आपने जो सीखा है उसे दोहराना है, प्रिया ने अपनी क्लास खत्म होने के बाद कहा और क्लास से बाहर चली गई। विपिन जल्दी से प्रिया के पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहता था। जैसे ही विपिन प्रिया के पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ, कोई उसके सामने आया और बोला, अरे क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या कुछ और? चैप्टर 41 झूठी कहानी। विपिन ने उसे रोकने वाले व्यक्ति की ओर देखा और देखा कि उसके सामने 180 सेंटीमीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। तुम क्या चाहते हो टिंकू? विपिन ने लड़के की ओर देखते हुए पूछा। टिंकू के भूरे रंग के नुकीले बाल थे और उसका शरीर भी विपिन जैसा ही था। तुम जैसे घटिया इंसान मुझे क्या दे सकते हो? मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या हो गया और तुम्हारा रूप रंग सिर्फ 1 हफ्ते में इतना क्यों बदल गया? टिंकू ने विपिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि मेरे साथ क्या हुआ, विपिन ने टिंकू का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए ठंडे स्वर में कहा, और मुझे फिर से छूने की कोशिश मत करना। मैं उन लोगों से तंग आ चुका हूं जो हमेशा मेरा कॉलर पकड़ने या बिना किसी कारण के मुझे छूने की कोशिश करते हैं। टिंकू ने विपिन को ध्यान से देखा और उसके सामने उसके ठंडे भाव को देखकर वो अचानक हंस पड़ा। लगता है कि अफवाहें सच है। तुम में वाकई हिम्मत है, टिंकू ने हंसते हुए कहा, लेकिन अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और विपिन से ठंडी आवाज में कहा, हालांकि हिम्मत दिखाना अच्छी बात है, तुम्हें पता होना चाहिए। टिंकू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि विपिन ने उसका गला पकड़ लिया। टिंकू का गला पकड़ने के बाद विपिन ने उसे जमीन से उठाया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसलिए अपनी बकवास से मुझे मत पकाओ और मुझे अब और परेशान करने की कोशिश मत करो। टिंकू ने खुद को विपिन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो विपिन की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकता। जब टिंकू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे लगा कि वो एक बच्चा है जो खुद को एक बड़े आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। यदि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो तुम मुझे शुक्रवार को उस कचरे के साथ चुनौती दे सकते हो, लेकिन यदि तुमने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरी सलाह न सुनने का पछतावा हो। विपिन ने और भी अधिक ताकत के साथ टिंकू का गला पकड़ लिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा बैंगनी हो गया। टिंकू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन विपिन ने उसका गला कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, वाणी विपिन के पास आई और टिंकू की हालत देखकर उससे कहा। विपिन भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो प्रोफेसर प्रिया से प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए उसने टिंकू को छोड़ दिया। जब विपिन ने टिंकू को छोड़ा तो वो एकेडमी के फर्श पर गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हाथ पैर मार रहा था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। टिंकू को छोड़ने के बाद विपिन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और जल्दी से क्लास से बाहर निकल गया। क्या वो वाकई इतना कमजोर है विपिन? विपिन के क्लास से बाहर निकलने पर एक छात्र ने आखिरकार कहा, आखिर वो सिर्फ 1 हफ्ते में इतना मजबूत कैसे हो गया? क्या वो लड़का हमेशा से अपनी ताकत छिपा रहा था
एक छात्र ने टिंकू को देखते हुए कहा, जो अभी भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। अब मैं शुक्रवार को अजीत के खिलाफ उसकी लड़ाई देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, एक छात्र ने कहा, और सभी ने अजीत की ओर देखा, जो टिंकू की हालत को देखते हुए पसीने से तरबतर हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह देखने के बाद अब से कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, विपिन ने सोचा और तेजी से स्टाफ रूम की ओर बढ़ते हुए प्रोफेसर प्रिया से मिलने चला गया। प्रोफेसर प्रिया, चूंकि विपिन ने टिंकू के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी से प्रोफेसर प्रिया से मिलने में सफल हो गया। प्रिया ने विपिन की आवाज सुनकर पीछे देखा और देखा कि वो तेजी से उसकी ओर आ रहा है। प्रोफेसर, मुझे आपसे कुछ पूछना है, विपिन ने प्रिया के पास जाकर कहा। आप प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, है ना? प्रिया ने मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर विपिन चकित रह गया और आश्चर्य से पूछा, आपको यह कैसे पता? आपको क्लास में देखकर ही मैं समझ गई कि आपने अपनी बॉडी फिजिक्स की समस्या हल कर ली है। अब जब आप अपनी शक्ति सुधार सकते हैं, तो मैं अनुमान लगा सकती हूं कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में हिस्सा लेना चाहेंगे, प्रिया ने विपिन के हैरान चेहरे को देखकर कहा। प्रिया की बात सुनकर विपिन ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रही है, मैं भी इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम में भाग लेना चाहता हूं। चलो मेरे ऑफिस चलते हैं, आपको सब कुछ समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इस बार का प्रैक्टिकल एग्जाम खास है, प्रिया ने कहा और ऑफिस की ओर चल पड़ी। विपिन हैरान नहीं हुआ कि प्रिया को उसकी फिजिक्स की स्थिति के बारे में पता है, क्योंकि एकेडमी में पढ़ाते समय अधिकांश प्रोफेसर उसके शरीर के बारे में जानते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में भाग न लेने के लिए छात्रों को उचित कारण बताना पड़ता है, और चूंकि विपिन हर साल प्रैक्टिकल एग्जाम में भाग नहीं ले पाता था, उसे प्रोफेसर को अपने शरीर की समस्या के बारे में बताना पड़ता था। विपिन ने पहले से ही एक अच्छी कहानी तैयार कर रखी थी कि उसने अपनी फिजिक्स समस्या को कैसे हल किया, इसलिए उसे डर नहीं था कि कोई उसकी शैडो मोनार्च फिजिक्स के बारे में पता लगा लेगा। बैठो, प्रिया ने ऑफिस में प्रवेश करने के बाद कहा। क्या आप मुझे पहले बता सकती है कि आपने अपनी बॉडी फिजिक्स समस्या को कैसे हल किया? प्रिया ने विपिन से बैठने के बाद पूछा। यह पिछले रविवार को हुआ, जब मैंने शैडो किंगडम डंजन में प्रवेश किया। विपिन ने उसे एक झूठी कहानी सुनाना शुरू किया जो उसने हाल ही में बनाई थी। विपिन ने बताया कि उसने शैडो किंगडम डंजन में प्रवेश किया और कुछ डी रैंक शैडो राक्षसों का शिकार करने के लिए एक अदृश्य औषधि का उपयोग किया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ और उसने अदृश्य औषधि के प्रभाव समाप्त होने से पहले 10 डी रैंक राक्षसों को सफलतापूर्वक मार डाला और उन राक्षसों से 3 कोर प्राप्त किए। जब मैंने उन 3 शैडो कोर को सोखन शुरू किया, तो मैं F रैंक से F+ रैंक पर बढ़ गया और मुझे लगा कि मेरी बॉडी किसी तरह बदल गई है। विपिन ने प्रिया को अपनी झूठी कहानी सुनाना जारी रखा। तो F+ रैंक पर बढ़ने के बाद जब आपने एक बार फिर कोर को सोखने की कोशिश की, तो आपने पाया कि आप साधारण तरीके से कोर को सोख सकते हैं, है ना? प्रिया ने विपिन द्वारा सुनाई गई झूठी कहानी के बाद पूछा। हाँ, विपिन ने कहा और मन ही मन प्रार्थना की कि प्रिया उसकी झूठी कहानी पर विश्वास कर ले। चैप्टर 42 ऑल हंटर एकेडमी टूर्नामेंट। जब तुम अकेले डी रैंक डंजन में घुसे, तो तुम क्या सोच रहे थे? प्रिया ने विपिन से पूछा, जबकि वो उसे घूर रही थी। मैं कोर पाने के बारे में सोच रहा था, विपिन ने घबराकर हंसते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीटूं? प्रिया ने विपिन के सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा। विपिन ने झूठी कहानी सुनाए हुए 10 मिनट हो चुके थे और प्रिया उसे अकेले डी रैंक डंजन में घुसने के लिए डांट रही थी, जबकि वो सिर्फ एक F रैंक हंटर था। मैं बस मजाक कर रहा था और मैं डंजन में इसलिए गया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं हमेशा F रैंक पर अटका नहीं रह सकता, विपिन ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया कि तुम जानवरों के अपने ज्ञान के साथ एकेडमी में एक सिद्धांत के प्रोफेसर बन सकते हो, भले ही तुम एक उच्च रैंक हंटर न हो। यहां प्रोफेसर बनना तुम्हारे लिए आसान होता, प्रिया ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं डंजन में चला गया, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि वो कभी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था। इसे भूल जाओ। मुझे खुशी है कि तुम वहां नहीं मरे और अपनी बॉडी फिजिक्स भी हल कर ली, प्रिया ने विपिन की बात सुनकर कहा। वास्तव में मैं वहां लगभग मर ही गया था, विपिन ने मन में याद करते हुए सोचा कि कैसे उस चमगादड़ ने उसे लगभग मार ही डाला था। अगले महीने प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। मैं तुम्हें परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि स्टाफ अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि हमें किस तरह की परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम्हें इस परीक्षा को पास करने के लिए एक टीम में काम करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी साल है और ग्रेजुएशन के बाद तुम एक आधिकारिक हंटर बन जाओगे।
तुम्हें कभी कभी दूसरे हंटर्स के साथ काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम इसे टीम में काम करने के सीखने के रूप में सोच सकते हो, प्रिया ने कहा और विपिन की ओर देखा, जिसकी आंखें टीम शब्द सुनकर चमक रही थी। प्रिया ने उसे अनदेखा किया और कहा, ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी टीम में सिर्फ एक ही सदस्य होगा और तुम्हें अपना साथी खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टीमें लकी ड्रॉ द्वारा बनाई जाएंगी। फिर प्रिया ने विपिन की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि यह तुम्हारा पहली बार किसी के साथ काम करने का मौका होगा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करो। ऑल हंटर एकेडमी टूर्नामेंट 4 महीने में आयोजित किया जाएगा और तुम्हारी परीक्षा का परिणाम इस बात को बहुत प्रभावित करेगा कि टूर्नामेंट में एस्ट्रेट एकेडमी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मैं टूर्नामेंट के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, विपिन ने प्रिया की बात सुनकर कहा। ऑल हंटर एकेडमी टूर्नामेंट 6 प्रमुख हंटर एकेडमियों के बीच प्रतियोगिता है, जिसमें एस्ट्रेट हंटर एकेडमी भी शामिल है। यह टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है और विभिन्न एकेडमियों के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। केवल अंतिम वर्ष के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और चूंकि ये विपिन का अंतिम वर्ष है, इसलिए उसके पास भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका है। प्रत्येक एकेडमी से केवल 5 छात्र ही इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं और चूंकि तुम अभी अभी ठीक हुए हो, तुम्हारे लिए किसी स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, प्रिया ने विपिन से कहा। विपिन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज तलवार की क्लास क्यों रद्द कर दी गई? विपिन को तलवार की कक्षाओं में नहीं जाने का एक संदेश मिला था। हालांकि वो तलवार की कक्षाओं में जाना बंद करने की योजना बना रहा था, फिर भी वो जानना चाहता था कि कक्षा अचानक क्यों रद्द कर दी गई। हाल ही में कुछ डंजन अपियर हुए हैं और प्रोफेसर श्रीवास्तव इन डंजन अपियर को पार करने के लिए हंटर्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल तलवार की कक्षाएं नहीं होंगी, प्रिया ने कहा। इसके अलावा कुछ समय के लिए डंजन में न जाए, क्योंकि एक ही समय में कई डंजन अपियर होना अजीब है। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, विपिन ने कहा और खड़ा हो गया। मुझे परीक्षा और टूर्नामेंट के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। इसकी चिंता मत करो, बस आने वाली परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं करूंगा, विपिन ने कहा और कार्यालय से बाहर निकल गया। अब जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे जाकर अपने पिछले मिशन से मिली हर चीज को बेच देना चाहिए, विपिन ने बड़बड़ाते हुए एकेडमी छोड़ दी। विपिन ने एक टैक्सी ली और शहर के प्लाजा की ओर चला गया, जहां वो ज्यादातर चीजें उचित मूल्य पर बेच सकता था। इतने सालों तक बेवकूफ की तरह काम करने के बाद मैं आखिरकार अमीर बन जाऊंगा, विपिन ने सब कुछ बेचने के बाद मिलने वाले पैसे के बारे में सोचा। मुझे ज्यादातर चीजों की कीमत के बारे में पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस क्रिस्टल बैरियर और ब्लैक डिवाइस के लिए कितना मिलेगा, क्योंकि वे दोनों नए नहीं हैं। जल्द ही विपिन शहर के प्लाजा पहुंच गया। उसने टैक्सी का बिल चुकाया और इमारत के अंदर चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं, विपिन ने बुदबुदाया। विपिन कोर, एक स्टोरेज रिंग, एक क्रिस्टल बैरियर, एक ब्लैक डिवाइस और यहां तक कि आदमखोर दानव की लाश भी बेचना चाहता था, जिसे उसने अपनी शैडो स्पेस में रखा था। विपिन को सबसे ज्यादा हैरान इस बात से हुआ कि उसकी शैडो स्पेस के अंदर रखी हुई चीजों के लिए समय रुक गया था। यह विपिन के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि वह राक्षसों को मारने के बाद उनकी लाशों को लंबे समय तक रख सकता था। अचानक विपिन ने एक आदमी को स्टाफ ड्रेस में अपनी ओर आते देखा, लेकिन उस आदमी के चेहरे को देखकर ही विपिन को यकीन हो गया कि वो एक बदमाश है। चैप्टर 10 दया या पसंद। विपिन की ओर आ रहे उस आदमी की आंखें छोटी थी, उसके कान थोड़े मुड़े हुए थे और उसकी अजीब बकरी जैसी मूंछें थी। उसकी दाढ़ी भी बेढंगी तरीके से कटी हुई थी और उसके चेहरे से ही विपिन को यकीन हो गया था कि ये आदमी कुछ गलत करने वाला है। अगर विपिन को उस आदमी का वर्णन करना होता तो वो कहता, उसके मुड़े हुए कानों से लगता है कि उसने अपने मालिक को जहर दिया है। छोटी आंखें जो अपनी छोटी बहन को देखने के लिए उत्सुक है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, सर? जब विपिन उस आदमी का अजीब तरीके से सोच रहा था, तो वो आदमी उसके पास आया और विनम्रता से पूछा, तुम अपने मालिक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विपिन ने अपने अजीब विचारों में डूबे हुए मन से पूछा। मालिक? कौन सा मालिक? विपिन की बात सुनकर आदमी ने हैरान होकर पूछा। विपिन उस आदमी की हैरानी भरी आवाज सुनकर अपने विचारों से बाहर आया और उसने देखा कि वो उसे अजीब तरह से देख रहा था। तभी विपिन को एहसास हुआ कि उसने अपने मन की बात कह दी थी। बात बदलने के लिए खांसते हुए विपिन ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि मैं अलग अलग चीजें बेचना चाहता हूं, इसलिए मुझे कहाँ जाना चाहिए?
हालांकि हैरान दिखने वाला मासूम आदमी को लगा कि विपिन उसे अजीब तरह से देख रहा है। फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या बेचना चाहते हैं? आदमी की बात सुनकर विपिन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा अजीब लग रहा था। लेकिन चूंकि वो बता सकता था कि वो आदमी एक साधारण इंसान है, इसलिए उसे यकीन था कि ये आदमी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। विपिन ने वो सब कुछ बताया जो वो बेचना चाहता था। विपिन की बात सुनने के बाद आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। मुझे इन वस्तुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कृपया प्रतीक्षा कक्ष में कुछ समय प्रतीक्षा करें। मैं जल्दी से किसी को सूचित करूंगा जो आपकी सेवा करने आएगा। विपिन ने सिर हिलाया और आदमी का पीछा किया। आदमी का पीछा करते हुए विपिन ने महसूस किया कि वो आदमी काफी विनम्र है और ग्राहकों की परवाह करता है, लेकिन उसका चेहरा ही उसे संदिग्ध बनाता है। मुझे लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए, विपिन ने सोचा, जब उसे याद आया कि कैसे उसने उस आदमी की एक अजीब तस्वीर बनाई थी, क्योंकि उसका चेहरा काफी अजीब था। अगर इस आदमी का चेहरा ऐसा नहीं होता तो मुझे यकीन है कि उसके व्यवहार और ग्राहकों से बात करने के तरीके से वो आसानी से इस जगह का मैनेजर बन सकता था। विपिन ने सोचा और दया भरी आंखों से उस आदमी को देखा। जब उस आदमी ने देखा कि विपिन उसे कैसे देख रहा है, तो उसने अजीब सा चेहरा बनाया और खांसते हुए कहा, सर, हालांकि आप काफी सुंदर हैं, फिर भी मैं महिलाओं को पसंद करता हूं। दया भरी आंखों से उस आदमी को देख रहा विपिन लगभग जमीन पर गिर गया। उसने आंखें खोलकर उस आदमी को देखा और पूछा, तुम क्या कह रहे हो? जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारी प्यार भरी आंखों से मैं इस नजर से बहुत जानता हूं। यहां मेरे पास आने वाले ज्यादातर ग्राहक मुझे प्यार भरी नजर से देखते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि मैं इस चेहरे के साथ पैदा हुआ हूं जो मुझे देखने वाले हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दे सकता क्योंकि मुझे महिलाएं पसंद है। आदमी ने माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ कहा। क्या ये आदमी पागल हो गया है? विपिन उस आदमी की बात सुनकर हैरान था। मैं उसे दया भरी नजरों से देख रहा हूं और ये बेवकूफ कह रहा है कि उसे स्नेह भरी नजरों से देखना बंद करो। विपिन जितना अधिक उस आदमी की माफी भरी मुस्कान देखता, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। विपिन ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, बेवकूफ, अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें मार डालूंगा। जब उस आदमी ने विपिन को तलवार निकालते देखा तो वो डर गया और जल्दी से पीछे हट गया और विपिन की ओर देखते हुए सिर हिलाया। विपिन ने उस आदमी के अजीब चेहरे पर डर देखा तो उसने खुद को उसे मारने से रोका। बस प्रतीक्षा कक्ष की ओर चलो और उस व्यक्ति को बुलाओ जो मेरी चीजों की जांच करेगा, विपिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उस आदमी ने सिर हिलाया और प्रतीक्षा कक्ष की ओर चलने लगा। क्या मैंने इसे बहुत बुरा समझा? चलते हुए आदमी ने सोचा, मुझे बाद में ठीक से माफी मांगनी चाहिए। विपिन को उस आदमी पर दया दिखाने का पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे कैसे पता था कि इस अजीब दिखने वाले आदमी का दिमाग इतना बेकार होगा। मैं कसम खाता हूं कि अब से किसी पर दया नहीं करूंगा, विपिन ने खुद से वादा किया। पागल के जाने के 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक आदमी कमरे में एंड। वो आदमी साफ सुथरा काला सूट पहने हुए था और उसकी उम्र 30 के आसपास दिख रही थी। नमस्ते, प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैं रॉनी हूं। उस आदमी ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया। मैं विपिन हूं। विपिन ने अपना हाथ मिलाया और सिर हिलाया। जय ने मुझे बताया कि आप कुछ उपकरण, कोर और काले राक्षस का शरीर बेचना चाहते हैं, जय ने कहा और विपिन के सामने बैठ गया। हां, विपिन ने कहा, और 13 ईरैंक कोर, एक स्टोरेज रिंग जो उसे देवेन से मिली थी, बैरियर क्रिस्टल और ब्लैक डिवाइस जो डाकुओं ने इन चीजों के साथ इस्तेमाल की थी। विपिन ने एक ईरैंक तलवार और कवच भी निकाला जो उसे देवेन की स्टोरेज रिंग में मिला था। आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं, रॉनी ने कहा जब उसने बैरियर क्रिस्टल और ब्लैक डिवाइस को देखा। चैप्टर 44 एयरबोर्ड। रॉनी ने बैरियर क्रिस्टल उठाया और उसका ध्यान से जांच किया। 1 मिनट तक जांच करने के बाद उसने बैरियर क्रिस्टल नीचे रख दिया और ब्लैक डिवाइस उठाते हुए कहा, यह देखते हुए कि आपके पास बैरियर क्रिस्टल और इंटरफेरेंस डिवाइस दोनों हैं। आपको ये चीजें डाकुओं से मिली होंगी क्योंकि वे कभी कभी जंगलों में लोगों पर हमला करने के लिए इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। रॉनी की बात सुनने के बाद विपिन ने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखता रहा और सोचता रहा कि वो इन चीजों के लिए उसे कितना ऑफर करेगा। हालांकि ये चीजें अच्छी स्थिति में हैं, उनका मॉडल काफी पुराना है। बाजार में बेहतर बैरियर क्रिस्टल और इंटरफेरेंस डिवाइस उपलब्ध है। रॉनी ने बैरियर क्रिस्टल और ब्लैक डिवाइस की जांच करने के बाद कहा,
झंझट में मत पड़ो और बस मुझे बताओ कि मैं एक अमीर बन सकता हूं या नहीं। रॉनी की बात सुनने के बाद विपिन ने अपने मन में चिल्लाया, मैं आपको बैरियर क्रिस्टल के लिए 2 लाख क्रेडिट और इंटरफेरेंस डिवाइस के लिए 1 लाख क्रेडिट दे सकता हूं। रॉनी ने विपिन की ओर देखते हुए शांति से कहा। रॉनी की बात सुनने के बाद विपिन के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन यह सुनने के बाद कि उसे कितना मिलेगा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं आखिरकार कप नूडल्स को अलविदा कह सकता हूं। अब मैं अमीर आदमी हूं, मैं हर दिन केवल महंगा खाना खाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नए बैरियर क्रिस्टल और इंटरफेरेंस डिवाइस की कीमत कितनी है? विपिन ने अपनी खुशी नहीं दिखाते हुए पूछा। इन डिवाइस का मॉडल काफी पुराना है, इसलिए इन चीजों की कीमत ज्यादा नहीं है। एक नए बैरियर क्रिस्टल की कीमत लगभग 3 लाख क्रेडिट और इंटरफेरेंस डिवाइस की कीमत लगभग 1,50,000 क्रेडिट है। रॉनी ने बिना कुछ छिपाए ईमानदारी से कहा। ज्यादा कीमत नहीं है। इस आदमी की पैसे की समझ पूरी तरह से अलग है। विपिन ने नए डिवाइस की कीमत सुनकर सोचा। रॉनी की बात सुनने के बाद विपिन रॉनी द्वारा दी जा रही कीमत से सहमत था, इसलिए उसने सिर हिलाया। जब विपिन ने कीमत स्वीकार की तो रॉनी ने दूसरी चीजों पर गौर किया और कहा, इन ईरान कोर के लिए मैं आपको 10,000 क्रेडिट दे सकता हूं, स्टोरेज रिंग के लिए 40,000, इस कवच के लिए 12,000 और तलवार के लिए 8,000, तो ये 1,90,000 क्रेडिट होगा। विपिन ने यह सुनकर जोर से सांस ली कि उसे कितना पैसा मिल रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक आदमखोर दानव का शरीर भी है? रॉनी ने विपिन से पूछा, क्योंकि एक आदमखोर दानव का शरीर काफी दुर्लभ है। विपिन ने सिर हिलाया और अचानक जमीन पर अपना पैर थपथपाया और रॉनी ने देखा कि एक आदमखोर दानव का शरीर जमीन से बाहर आना शुरू हो गया है। क्या शानदार स्किल है कि तुम राक्षसों के शरीर को जमीन के अंदर रख सकते हो, रॉनी ने कहा जब उसने देखा कि कैसे एक शरीर अचानक जमीन से बाहर निकल आया। विपिन ने कुछ नहीं कहा और बस ये सुनने का इंतजार किया कि उसे इस शरीर के लिए कितना मिलेगा। रॉनी ने आदमखोर दानव के शरीर का जांच किया और यह जानकर प्रसन्न हुआ कि शरीर अच्छी स्थिति में था, क्योंकि विपिन ने शैडो बुलेट का उपयोग करके उसके मस्तिष्क को नष्ट करके उसे साफ साफ मार डाला था। शरीर की हालत बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें इस शरीर के लिए 30,000 क्रेडिट दे सकता हूं, रॉनी ने शरीर की जांच करने के बाद कहा। विपिन आदमखोर दानव को 30,000 क्रेडिट में बेचकर खुश था, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, बस 1 मिनट रुको, रॉनी ने कहा और पूरी रकम की गिनने लगा। 1 मिनट बाद विपिन ने अपने फोन पर अपने बैंक का बैलेंस देखा और प्रतीक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। आखिरकार मैं गरीब नहीं रहूंगा, विपिन ने कहा और शहर के प्लाजा को छोड़ने के बजाय वो प्लाजा की 6ठी मंजिल पर चला गया। प्रोफेसर प्रिया ने कहा था कि कुछ समय के लिए डंजन में प्रवेश न करें, लेकिन मुझे अपनी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कोर की जरूरत है। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक डंजन की स्थिति हल नहीं हो जाती, विपिन ने सोचा और 6ठी मंजिल पर पहुंच गया। चूंकि विपिन कोर इकट्ठा करने के लिए डंजन में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने जंगल में राक्षसों का शिकार करने का फैसला किया। लेकिन उसे जंगल में तेजी से यात्रा करने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो 6ठी मंजिल पर आया। विपिन 6ठी मंजिल पर रिसेप्शन पर गया और कहा, मुझे सी रैंक एयरबोर्ड चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और टेबल पर टैप किया, जिससे एक होलोग्राफिक स्क्रीन सामने आई जिसमें विभिन्न प्रकार के एयरबोर्ड दिखाए गए। यह डिजाइन है जो सी रैंक एयरबोर्ड में उपलब्ध है, कृपया एक चुनें, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। विपिन ने डिजाइन की ज्यादा परवाह नहीं की और एक नेवी ब्लू एयरबोर्ड चुना। जल्द ही एक स्टाफ सदस्य ने उसे चुना हुआ एयरबोर्ड लाकर दिया। विपिन ने एयरबोर्ड की जांच की और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये कितना है? ये 1,80,000 क्रेडिट होगा। हालांकि कीमत सुनकर विपिन थोड़ा चिंतित हुआ, फिर भी उसने एयरबोर्ड खरीद लिया क्योंकि वह इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा। अब जब मेरे पास एयरबोर्ड है तो मैं आसानी से जंगल में तेजी से जा सकता हूं और राक्षसों की तलाश कर सकता हूं, विपिन ने कहा और शहर के चौक से बाहर निकल गया। कल रविवार है और मुझे कोई क्लास नहीं है, इसलिए मुझे अभी जंगल में जाना चाहिए ताकि मैं आज और कल राक्षसों को मार सकूं, विपिन ने शहर से बाहर निकलते हुए सोचा। चूंकि विपिन ने जंगल में राक्षसों का शिकार करने का फैसला किया था, उसने इंतजार नहीं किया और टैक्सी लेकर शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उसके पास जंगल में जो कुछ भी चाहिए था वो सब पहले से ही था, क्योंकि उसने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया है। चैप्टर 45 शहर से बाहर। विपिन ने शहर में अपने एयरबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसने पहले कभी एयरबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था और उसे यकीन था कि अगर वो शहर में पहली बार इसका इस्तेमाल करेगा तो किसी से टकरा जरूर जाएगा। मैं इस एयरबोर्ड के साथ जंगल में अभ्यास करूंगा। शहर के गेट पर पहुंचने के बाद विपिन टैक्सी से बाहर निकला
और उसका बिल चुकाया। विपिन शहर के गेट की ओर गया, जहां 2C+ रैंक के गार्ड तैनात थे। जब विपिन गार्ड के पास पहुंचा तो उसने उन्हें अपना हंटर कार्ड दिखाया और आसानी से शहर से बाहर निकल गया। जंगल में व्यापारी और दूसरे लोग जिस व्यापार मार्ग से यात्रा करते हैं, उस पर जाने के बजाय विपिन जंगल में और भी अंदर जाने की योजना बना रहा था, ताकि वो और राक्षसों का शिकार कर सके। शहर से बाहर आने के बाद विपिन ने अपना एयर बोर्ड निकाला और उस पर खड़ा हो गया। एयर बोर्ड पर खड़े होने के बाद विपिन ने उसमें थोड़ा सा माना डाला और एयर बोर्ड ऊपर की ओर उठने लगा। जब एयर बोर्ड जमीन से 3 मीटर ऊपर पहुंच गया तो विपिन ने माना डालना बंद कर दिया और वो ऊपर की ओर जाना बंद कर दिया। विपिन ने एयर बोर्ड को आगे बढ़ने के लिए कहा और अचानक एयर बोर्ड गोली की तरह आगे बढ़ गया। हे भगवान, रुक जाओ, विपिन ने डरी हुई आवाज में चिल्लाया जब एयर बोर्ड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा। जब विपिन ने चिल्लाया तो एयर बोर्ड अचानक रुक गया और विपिन को झटका लगा क्योंकि एयर बोर्ड अचानक रुक गया। सौभाग्य से एयर बोर्ड के सुरक्षा प्रणाली की वजह से वो नीचे नहीं गिरा। दुर्भाग्य से अचानक हुई प्रतिक्रिया के कारण वो अभी भी अपना नाश्ता उगल रहा था और उसका सिर घूम रहा था। अरे, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, विपिन ने अपने सिर की मालिश करते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एयर बोर्ड की गति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। विपिन को अपने एयर बोर्ड को ठीक से चलाने में सक्षम होने से पहले 2 घंटे बिताने पड़े। मैंने सुना है कि इस दुनिया में बच्चे साइकिल के बजाय इन एयर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे बच्चे किसी तरह के पागल हैं? वे इतनी खतरनाक चीज कैसे चला सकते हैं? विपिन ने बुदबुदाया जब वो आखिरकार एयर बोर्ड को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। एयर बोर्ड चलाना सीखने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। चलो उनके बारे में भूल जाते हैं। अब जब मैं इस बुरे एयर बोर्ड को ठीक से चला सकता हूं तो मैं आखिरकार जंगल में और आगे बढ़ सकता हूं। यह पुष्टि करने के बाद कि वो व्यापार मार्ग की उल्टी दिशा में जा रहा था, विपिन आखिरकार कुछ राक्षसों को मारने और कोर प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। चूंकि विपिन जंगल में और भी गहराई में जा रहा है, इसलिए संभावना है कि वो डी रैंक से ऊपर के राक्षसों का सामना कर सकता है, क्योंकि हंटर्स ग्रुप केवल व्यापार मार्ग के आसपास के क्षेत्र को साफ करता है। अगर विपिन जंगल में बहुत गहराई में चला गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित रूप से बाहर आ पाएगा। यही कारण है कि हालांकि विपिन व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जा रहा था, लेकिन वो जंगल में बहुत गहराई में जाने की योजना नहीं बना रहा था। विपिन ने व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जाने का फैसला करने का एक और कारण यह था कि अगर वो व्यापार मार्ग की विपरीत दिशा में जाता है तो उसे राक्षसों को खोजने में आसानी होगी। विपिन ने अपने एयर बोर्ड पर 2 घंटे की यात्रा की और अब वो जंगल में लगभग 100 किलोमीटर गहराई में था। इन 2 घंटों के दौरान विपिन ने कुछ ई रैंक राक्षसों को देखा, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि ई रैंक कोर उसकी बहुत मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने उन पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। अचानक विपिन ने अपना एयर बोर्ड रोक दिया जब उसने अपने सामने 2-3 मीटर लंबे भालू देखे। दोनों भालू हल्के भूरे रंग के फर से ढके हुए थे और D+ रैंक की आभा छोड़ रहे थे। ठीक है, कुछ काम के राक्षस, विपिन ने भालुओं को देखते हुए कहा। उसने अपना एयर बोर्ड स्टोरेज रिंग में रखा और पैदल ही भालुओं की ओर बढ़ गया। अब जब मेरा प्राइम कोर E+ रैंक का है और मेरा मोनार्च कोर D रैंक का है, तो मुझे C रैंक से नीचे के किसी भी राक्षस को आसानी से मारने में काफी होना चाहिए, विपिन ने सोचा और भालुओं के पास पहुंच गया। दोनों भालुओं ने विपिन को देखकर जोर से दहाड़ लगाई और उसकी ओर दौड़ पड़े। विपिन ने अपनी ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड निकाली और बिना किसी डर के दोनों भालुओं की ओर बढ़ा। भालुओं की ओर बढ़ते समय विपिन ने स्पीड स्किल इस्तेमाल किया और एक भालू के सामने अचानक प्रकट हो गया। भालू, जो विपिन की ओर दौड़ रहा था, चौंक गया जब विपिन अचानक उसके सामने आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विपिन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और जोर से चीख के साथ भालू के चेहरे पर मुक्का मारा। विपिन अपनी शारीरिक ताकत का परीक्षण करना चाहता था क्योंकि उसका प्राइम कोर E+ रैंक पर पहुंच गया था। वो जानता था कि एक सामान्य E+ रैंक का हंटर कभी भी अपनी शारीरिक ताकत से इस भालू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विपिन जानता था कि उसका शरीर उसके मोनार्च कोर की वजह से किसी भी D+ रैंक के हंटर से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो देखना चाहता था कि क्या वो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से इस D+ रैंक के भालू से लड़ सकता है, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर है। विपिन ने अपने मुक्के की ताकत बढ़ाने के लिए माना का इस्तेमाल किया और रॉकेट की तरह उसका मुक्का भालू के चेहरे पर लगा। बुम! जब विपिन का मुक्का भालू के चेहरे पर लगा तो एक छोटा विस्फोट हुआ और भालू दर्द से दहाड़ उठा।
भालू की गति, जो वो विपिन की ओर भागते समय पैदा कर रहा था, पूरी तरह से खत्म हो गई और वो 3 कदम पीछे हट गया। उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। विपिन ने अपने मुक्के का नतीजा देखकर जोर से हंसा। उसे यकीन था कि एक सी रैंक हंटर भी इस भालू को सिर्फ एक मुक्के से नहीं रोक सकता। दूसरे भालू ने भी दौड़ना बंद कर दिया और विपिन को अपनी आंखें चौड़ी करके देखा, जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। अब मुझे ऐसे मत देखो, क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूं, विपिन ने भालू के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कान के साथ कहा। जब भालू ने विपिन की मुस्कान देखी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान ऐसा नहीं है जिससे वो खिलवाड़ कर सके।